अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं लिसानियात किसे कहते हैं। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज हम लोग समझेंगे लिसानियात किसे कहते हैं, नहवियात क्या है, मानियात क्या है, सरफियात क्या है, सौतियात क्या है। इनकी डेफिनेशन एग्जाम में कई बार आपसे पूछी गई है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लिसानियात किसे कहते हैं। लिसानियात का मतलब जुबान का साइंसी मुताला है। ये डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। लिसानियात किसे कहते हैं, जुबान के साइंसी मुताला को लिसानियात कहते हैं। जुबान के साइंसी मुताला को यानी साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लैंग्वेज इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक्स। ये एक ऐसा साइंसी इल्म है जिसका मकसद तमाम मौजू, नजरी और अमली पहलुओं से जुबान व तकल्लुम और उससे कुर्बत रखने वाले दीगर उलूम से उसके रिश्ते की वजाहत करना है। इसका मौजू जुबान बहैसियत आवाज़ों और अलामतों का मुकम्मल निज़ाम है। तो यहां आपको क्लियर हो गया लिसानियात किसे कहते हैं। लिसानियात की शाखें, नंबर 1 देखिए सौतियात, उसके बाद में है फोनीमियात, नंबर 3 सरफियात, नंबर 4 में है नहवियात और नंबर 5 मानियात। इन सभी की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सौतियात यानी फोनेटिक्स किसे कहते हैं। फोनेटिक्स यानी सौतियात। सौतियात इंसानी आवाजों का साइंसी मुताला है। डेफिनेशन आपको जरूर याद हो। सौतियात किसे कहते हैं, इंसानी आवाजों की साइंसी मुताला को सौतियात कहते हैं। इंसानी आवाज से हमारी मुराद वह तमाम आवाजें हैं जो अल्फाज की अदायगी में मुआविन साबित होती हैं, यानी जो अल्फाज की अदायगी में मददगार साबित होती हैं, वो तमाम आवाजें इस झेल में आती हैं। इल्म सौतियात, एक है इल्म सौतियात और एक है इल्म अस्वात। दोनों में अंतर है, दोनों में फर्क है, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है समझिएगा। इल्म सौतियात जिसकी डेफिनेशन क्या है हम लोग क्लियर कर चुके हैं, यानी इंसानी आवाजों का साइंसी मुताला। इल्म अस्वात यानी फोनेमियात से मुख्तलिफ होता है। इल्म अस्वात यानी फोनेमियात फोनोलॉजी में किसी मखसूस जुबान के सौती निजाम का मुताला पेश किया जाता है। नोट कीजिएगा, इल्म अस्वात यानी फोनेमियात में किसी मखसूस जुबान के सौती निजाम का मुताला पेश किया जाता है। इसके बरक्स सौतियात में आवाजों का आम मुताला पेश किया जाता है, यानी सौतियात का ताल्लुक दुनिया की तमाम जुबानों से है और इल्म अस्वात का ताल्लुक किसी मखसूस जुबान के सौती निजाम से है। इल्म सौतियात और इल्म अस्वात की क्लियरिटी आपको आई थिंक हो चुकी होगी कि दोनों में क्या डिफरेंस है। इल्म अस्वात और इल्म सौतियात। इल्म सौतियात का ताल्लुक तमाम इंसानी आवाजें जो अल्फाज की अदायगी में मुमिद व मुआविन साबित होती है। उसके बरक्स से इल्म अस्वात उसके बरक्स है। इल्म अस्वात जिसमें किसी मखसूस जुबान के सौती निजाम का मुताला पेश किया जाता है। आगे बढ़िएगा। सौतियात को 3 शाखों में तकसीम किया जाता है, तलफ़ुज़ी सौतियात, समई सौतियात और समइयाती सौतियात। ये तकसीम भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में आपसे यहां से भी क्वेश्चन फॉर्म किए जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सबसे पहले बात करते हैं तलफ़ुज़ी सौतियात किसे कहते हैं। सौतियात की इस शाख में इंसानी आवाजों, स्पीच साउंड की अदायगी के अमल का मुताला पेश किया जाता है। एक एक लाइन बहुत ही गौर खोज करके यहां पे रखी गई है।
तलफ्फुज़ी सौतियात क्लियर है। बात करते हैं आज़ाए तकल्लुम किसे कहते हैं। इससे मुराद वो आज़ा हैं जिनका ताल्लुक आवाज़ों की अदायगी से है। आज़ाए तकल्लुम द ऑर्गन ऑफ स्पीच, होंठ, ऊपरी दांत, नोक, नोके जुबान, जुबान का फल, वस्त जुबान, जुबान का पिछला हिस्सा, जुबान की जड़, ऊपरी मसूड़ा, सख्त तालू, नरम तालू या ग़िशा, लिहात, हल्क, हल्की ढक्कन, सांस की नली, हंजरा, सौते तांत का दहाना, खिलायन फी, फेफड़े। ये क्या है? आज़ाए तकल्लुम, यानी जिनकी मदद से आवाज अदा की जाती है। इससे मुराद वो आज़ा जिनका ताल्लुक आवाजों की अदायगी से है, यानी जो आवाज को निकालने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। आगे बढ़ते हैं। मज़कूरा आज़ाए तकल्लुम को उनकी हरकत के एतबार से दर्जेल अक़साम में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 देखिए तलफ़्फ़ुज़े कार, और नंबर 2 है नुक्ते तलफ़्फ़ुज़। वह आज़ा तकल्लुम जो अपनी जगह से हरकत कर सकते हैं उन्हें तलफ़्फ़ुज़े कार कहा जाता है। वह आज़ाए तकल्लुम जो अपनी जगह से हरकत कर सकते हैं उन्हें तलफ़्फ़ुज़े कार कहा जाता है। वह आज़ाए तकल्लुम जो अपनी जगह से हरकत नहीं कर पाते और उन आज़ाए तकल्लुम के करीब आकर तलफ़्फ़ुज़े कार आवाज़ों की अदायगी करता है, उन्हें क्या कहेंगे उसे जरा हम समझ लेंगे। फिर से समझिए, तलफ़्फ़ुज़े कार, आज़ाए तकल्लुम जिनमें हरकत होती है तलफ़्फ़ुज़े कार कहलाते हैं। यही वजह कि जुबान और निचले होंठ को तलफ़्फ़ुज़े कार का दर्जा दिया जाता है। जुबान और निचले होंठ को तलफ़्फ़ुज़े कार का दर्जा दिया जाता है। नुक्ते तलफ़्फ़ुज़, तलफ़्फ़ुज़े कार जिन मकामात पर जाकर हवा में रुकावट डालते हैं और आवाज़ों की अदायगी में मुआविन साबित होते हैं, उन मकामात को मकामे तलफ़्फ़ुज़ कहते हैं। उन मकामात को क्या कहते हैं? मकामे तलफ़्फ़ुज़। अब यहां पे देखिए, तलफ़्फ़ुज़े कार प्लस मकामे तलफ़्फ़ुज़ और उसे आवाज निकलेगी। कौन सी? से निचला होंठ और ऊपरी होंठ, इन दोनों की मदद से दो लबी यानी पा और बा की आवाज। आप प्रैक्टिकली इसको भी देख सकते हैं। पा बोलने के लिए, बा बोलने के लिए निचला होंठ और ऊपरी होंठ दोनों आपस में टच होते हैं। निचला होंठ, ऊपरी होंठ, लब दंती हा वा, जुबान की नोक, ऊपरी दांत, दंती ता दाल, जुबान की नोक, ऊपरी मसूड़ा, लसाई नून सीन रा। आगे बढ़ते हैं। जुबान की नोक सख्त तालु माकूसी यानी टा डा की आवाज निकलेगी। जुबान का फल सख्त तालु तालुई च ज जीम। जुबान का पिछला हिस्सा नरम तालु ग़िशाई काफ गाफ। जुबान का पिछला हिस्सा कवाया लिहात लिहाती यानी काफ। सौते तांत हलकी हा हा। देखिए, एक है हा, दूसरा क्या? हा। इंसानी आवाजें आमतौर से दो खानों में तकसीम की जाती है, मुसव्वते और मुसम्मते। मुसव्वते किसे कहते हैं? वह आवाजें जिनकी अदायगी में मुंह के अंदर किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं डाली जाती, मुसव्वते कहलाते हैं। डेफिनेशन बगौर देखिएगा। उर्दू में मुसव्वतों की कुल तादाद 10 हैं, जिनमें 7 तवील मुसव्वते हैं जबकि 3 खफीफ मुसव्वते हैं। उर्दू में जबर, जेर और पेश से जाहिर होने वाले अलिफ जबरा, अलिफ जेर ई, अलिफ पेशु खफीफ मुसव्वते होते हैं, जबकि हुरूफ या, बड़ी या, वाव, अलिफ से जाहिर होने वाले मुसव्वते आ, ई, ए, ऐ, ऊ, औ और ओ तवील मुसव्वते होते हैं। उर्दू में तवील मुसव्वतों की कुल तादाद 7 है। आमतौर से ये जो मिसालें दी गई हैं कुल कितने, ये बहुत रेयर एग्जाम में आपको मिलेंगे, लेकिन जो डेफिनेशन है उन पे आप जरूर फोकस कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मुसम्मते किसे कहते हैं? वे आवाजें जिनकी अदायगी में बाहर आती हवा में मुंह के अंदर रुकावट डाली जाती हो, मुसम्मते कहलाते हैं। इस आवाज की अदायगी में बाहर आती हवा को
दोनों होठों के दरमियान रोका जाता है और इसी वजह से उसे मुसम्मता कहा जाता है। मुसम्मतों की दर्जाबंदी में 4 बुनियादी बातों को मद्देनजर रखा जाता है। नंबर 1 है मकाम तलफ़ुज़, दूसरा है तरीक़े तलफ़ुज़, तीसरा है मस्मू ऑब्लिक गैर मस्मू और चौथे में है हिकारियत। मकाम तलफ़ुज़ वह मकामात जहां तलफ़ुज़ कार बाहर आती हवा में रुकावट का सबब बनता है, मकाम तलफ़ुज़ कहलाते हैं। तरीक़े तलफ़ुज़, तरीक़े तलफ़ुज़ की इस्तिलाह रुकावट के उस अंदाज की निशानदही करती है जिसकी बिना पर आवाज़ों की अदायगी होती है। इसकी 7 किस्में हैं: बंदिशी तरीक़े तलफ़ुज़, उनफी तरीक़े तलफ़ुज़, सफ़ीरी तरीक़े तलफ़ुज़, पहलवी तरीक़े तलफ़ुज़, इर्तियाशी तरीक़े तलफ़ुज़, थपकदार, नीम मुसम्मता। आगे बात करते हैं मस्मू और गैर मस्मू। अगर किसी आवाज की अदायगी में सौते तात में अगर इर्तियाशी कैफियत पाई जाती है तो वह मुसम्मता मस्मू कहलाता है। दूसरी जानिब वह मुसम्मते जिनकी अदायगी में सौते तात में किसी किस्म की कोई हरकत या इर्तियाश की कैफियत नहीं पाई जाती, गैर मस्मू कहलाते हैं। हिकारियत, अगर मुसम्मते की अदायगी में मुंह से खारिज हवा के झोंके में इजाफा कर दिया जाए तो उस मुसम्मते को हिकारी मुसम्मता कहते हैं। गोया वह हिकारियत वह तरीक़ेकार है जिससे मुंह से बाहर आती हवा में इजाफा कर दिया जाता है, जैसे भ, फ, ध वगैरह। आगे बढ़ते हैं समई सौतियात। समई सौतियात में मुताला किया जाता है कि आवाजें एक जगह से दूसरी जगह किस तरह सफर करती हैं। आवाजें हवा के दोष पर एक जगह से दूसरी जगह सफर करती हैं। ऐसी सूरत में हवा को मीडियम कहा जाता है। समईयाती सौतियात, समईयाती सौतियात आवाजों के समई तरीक़ेकार का जायजा लेती है। उसकी मदद से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सुनने का अमल कैसे शुरू होता है और आवाजें हमारे ज़हनों पर क्या तासुर कायम करती हैं, क्या तासुर कायम करती हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है सौते रुक्न। सौती एतबार से जुबान की अदायगी के वक्त आवाजें ग्रुप में तकसीम हो जाती हैं जिनको तनफ्फुसी ग्रोह कहते हैं। ये ग्रोह सौते रुक्न कहलाते हैं। किसी भी जुबान में 1 से लेकर 5 या 6 रुक्न के अल्फाज हो सकते हैं। उर्दू में 5-6 रुक्न के अल्फाज मिल जाते हैं। एक रुक्न वाले अल्फाज जैसे आ, दो, आज, शाम। 2 रुक्न वाले अल्फाज अकबर, तभी। अब इस एग्जाम में आई थिंक ये क्वेश्चन आ चुका है कि अकबर में कुल कितने सौते रुक्न हैं, तो जवाब क्या हो जाएगा 2। 3 रुक्न के अल्फाज तरीका है, शरीफा, तरीका, तारीका। सौते रुक्न को इंग्लिश में कहते हैं सिलेबल, यानी एक लफ्ज है उसको आप कितने पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, वही जो एक पार्ट है सिंगल पार्ट को हम क्या कहेंगे, सौते रुक्न कहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फोनीमियात किसे कहते हैं, यानी फोनोलॉजी। फोनीमियात में किसी जुबान में इस्तेमाल होने वाली इम्तियाजी अस्वात का तज्जिया होता है। किसी जुबान के अस्वाती निज़ाम की साख्त मालूम करना ही इस शोबा का मकसद होता है। यानी किसी जुबान में इस्तेमाल होने वाली इम्तियाजी अस्वात फोनीम्स की शनाख्त करना जिसकी वजह से अल्फाज की माना में तब्दीली वाक़ई होती है। मसलन कमर और कमर, इस मिसाल में पहली सौत के बदलने से ही माना में तब्दीली वाक़ई हो रही है। इस तरह का फर्क फोनीमियाती फर्क, फोनेमिक्स डिफरेंस कहलाता है। जुबान में इस्तेमाल होने वाली इम्तियाजी अस्वात को फोनीमियाती इस्तिलाह में सौतिये कहा जाता है। तो यहां बात होगी फोनीमियात की। डेफिनेशन, किसी भी जुबान में इस्तेमाल होने वाली इम्तियाजी अस्वात का तज्जिया होता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं मॉर्फीमिया सर्फियात, यानी मॉर्फोलॉजी क्या है। जुबान की कवायद के 2 हिस्से, एक है सर्फ, दूसरा है क्या, नहव। सर्फ की माना लिसानियात का वह शोबा जो लफ्ज
جو لفظی ساخت سے بحث کرتا ہے، یعنی الفاظ کیسے بنتے ہیں اس سے کون بحث کرتا ہے؟ صرف۔ اس بات کا مطالعہ کرنا کسی بھی زبان میں الفاظ کی بناوٹ کس طرح ہوتی ہے اور الفاظ آپس میں ایک دوسرے سے کس طرح کا رشتہ رکھتے ہیں۔ لسانیات کی زبان میں صرف سے مراد کسی زبان میں موجود صرفیوں کا مطالعہ اور اس بات کا مطالعہ بھی کہ صرفیے آپس میں جڑ کر کس طرح الفاظ بناتے ہیں۔ بناوٹ کی کم ترین اکائی یعنی صرفیوں کا مطالعہ علم صرف ہے۔ لہذا صرف کی بنیادی اکائی صرفیہ ہے۔ صرفیہ یعنی وہ کم ترین معنی خیز اکائی جو لفظ پر مشتمل ہو یا لفظ کے ترکیبی اجزاء پر مشتمل ہو، مثلا بے، غیر، وار، دار، دیوار، آدمی وغیرہ، یہ سب کیا ہیں؟ صرفیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہم لوگ۔ صرفیوں کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتے ہیں آزاد صرفیے اور دوسرے ہوتے ہیں پابند صرفیے، یعنی فری مورفیم، اور دوسرے ہیں باؤنڈ مورفیم۔ وہ صرفیے جو آزادانہ طور پر بطور الفاظ زبان میں استعمال ہوتے ہیں، مثلا کرسی، پیڑ، گھر وغیرہ، انہیں آپ ایسے بھی آزادانہ طور پر استعمال کریں گے تو پوری بات آپ کو سمجھ میں آئے گی، یعنی کہنا کیا چاہتے ہیں وہ ایک لفظ سے ہی کلیئر ہو جائے گا۔ منسلک صرفی جو دوسرے صرفیوں سے منسلک ہو کر زبان میں استعمال ہوتے، مثلا نا، بد، افزا وغیرہ، یعنی یہ الگ سے اپنے معنی کو کمپلیٹ نہیں کر رہے ہیں جب تک کسی دوسرے صرفیے کے ساتھ اس کو منسلک نہیں کرتے ہیں، اٹیچ نہیں کرتے ہیں۔ تو بات سب کو سمجھ میں آ گئی کہ آزاد صرفیے کیا ہیں اور پابند صرفیے کیا ہیں۔ آگے بات کرتے ہیں صرفی اعمال یعنی مورفولوجیکل پروسیسز۔ صرفی اعمال وہ اعمال ہیں جن کی مدد سے ہم کسی گردان کو بنانے والے مختلف الفاظ کے درمیان موجودہ ترکیبی اختلافات کو معلوم کر سکتے ہیں۔ صرفی اعمال کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے ایفیکسیشن یعنی تعلیقیت، وہ جز جو کسی حیت کے شروع، درمیان یا آخر میں جڑتا ہے تعلیقیہ کہلاتا ہے، اور اس عمل کو تعلیقیت کہتے ہیں۔ تعلیقیوں کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے سابقہ یعنی پریفکس، انفکس، سفکس۔ پریفکس کا مطلب ہے جو شروع میں آئے، انفکس جو وسط میں آئے، بیچ میں آئے، اور سفکس جو بعد میں آئے۔ وہ تعلیقیہ جو کسی حیت کے شروع میں جڑتا، جیسے ان اور کم، یعنی کم بخت، کم ظرف، تو یہ کیا ہے؟ شروع میں آ رہا، سفکس پریفکس۔ اگر آپ سابقہ کا مطلب ہی کیا ہے؟ پہلے، جو سبقت کرے۔ انگلش میں بھی جو ورڈ یہاں پہ یوز کیا، پری کا مطلب ہوتا ہے پہلے، اور فکس کا مطلب ہوتا ہے اس کسی کے ساتھ میں فکس کر دینا، اٹیچ کر دینا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے انگلش کے ساتھ اگر میں آپ کو اس کو تھوڑا سا ریلیٹ کر دوں، جیسے انگلش میں ورڈ ہے کاؤنٹیبل، اب اس کے پہلے ہم نے لگا دیا کہ انکاؤنٹیبل، تو ان یہ کیا ہو جائے گا؟ سابقہ یعنی پریفکس۔ وسطیہ وہ تعلیقیہ جو کسی حیت کے درمیان میں جڑتا ہے، مثلا کتبہ کا مطلب کیا ہے؟ اس نے لکھا، سے ہو گیا کتیبہ، یعنی مجہول بن گیا، تو کیا؟ وہ لکھا گیا۔ تو بیچ میں دیکھیں یہاں پہ بدلا، پہلے تا پہ کیا تھا؟ زبر، اب کیا پہ ہو گیا؟ کتیبہ یعنی زیر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے بیچ میں بدلاؤ کیا گیا۔ لاحقہ یعنی سفکس، سفکس کا مطلب جو بعد میں آئے، وہ تعلیقیہ جو کسی حیت کے آخر میں جڑتا ہے، مثلا اردو کی کچھ جمع الف تا جڑ کر بنتی، مثلا حالات، مقامات، جوابات، لہذا الف تا کیا ہوا؟ لاحقہ ہوا، یعنی سفکس ہوا۔ تو یہ بات سبھی کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ تعلیقیوں کی 3 قسمیں کون کون سی ہیں؟ سابقہ، وسطیہ، لاحقہ۔ آگے دیکھیں، داخلی تبدیلی، انٹرنل چینجز، 2 یا 2 سے زائد الفاظ جو حیت اور معنی کے اعتبار سے قریبی تعلق رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اپنی بنیادی حیت میں کوئی امتیازی صوت یا امتیازی اصوات کی وجہ سے مختلف ہوں۔ ایسی صورت میں مانا جائے گا کہ الفاظ کی اس گردان میں ایک لفظ دوسرے لفظ سے داخلی تبدیلی کی وجہ سے آیا، مثلا دب اور داب۔
तकरार, अगर किसी लफ्ज की बुनियादी हैत मुकम्मल या जुज़वी तौर पर दाखिली तब्दीली के साथ या बगैर दाखिली तब्दीली के साथ बुनियादी हैत से कबल या बाद में दोहराई जाए तो ऐसे सर्फ़ी अमल को तकरार कहा जाता है। मसलन जाते जाते बारिश ने अपना कमाल दिखाया, में जाते जाते क्या है? तकरार। आप करते कराते कुछ नहीं है, तो इसमें देखिए करते कराते भी क्या है? आपस में तकरार है। आगे बढ़ते हैं। गसब, ये वह इंतहाई किस्म की दाखिली तब्दीली है जिसमें किसी लफ्ज की बुनियादी हैत किसी दूसरी हैत से बदल जाती है। मसलन लफ्ज जा की गर्दान में गए, माजी वाली हैत गसबी हैत मानी जाएगी। सिफर तरमीम, जीरो मॉडिफिकेशन, जब दो अल्फाज की हैतों में इसी नौइयत के अल्फाज की एक जोड़ी के साथ अगर कोई साबिका, वसिया या लाहिका ना जुड़े तो इस तरह के सर्फी अमल को सिफर तरमीम कहा जाता है। मसलन दरख्त, दरख्त, सेहन में एक दरख्त है, सेहन में दो दरख्त हैं। पौधा, पौधे, सेहन में एक पौधा है, सेहन में दो पौधे हैं। लफ्ज पौधे के मुकाबले में दरख्त में सिफर तरमीम हुई है। सारिफ, जुबान की कोई भी ऐसी कमतरीन इकाई जो कवायदी और पुरमाना हो सारिफ कहलाएगी। मसलन बादब में बा एक सारिफ है तो अदब दूसरा सारिफ है, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे। नहवियात किसे कहते हैं? नहवियात में किसी जुबान की जुमलों की साख्त और जुमलों में लफ्जों की तरतीब के कायदों का मुताला किया जाता है। सर्फियात में लफ्जों की साख से बहस की जाती है, यहाँ पे जुमलों की साख से बहस की जाती है। और जुमले जो बने हुए हैं वो तो अल्फाज से बनते हैं, तो अल्फाज की तरतीब क्या है उसका किस में मुताला किया जाता है, तो वो भी नहवियात की झेल में आता है। नहव वह इल्म है जिससे कलमों की तरकीब और जुदा करने का कायदा मालूम हो। तरकीब किसे कहेंगे? अल्फाज के किसी भी अहम ग्रुप या ग्रोह को तरकीब कहते हैं। बाल्फाज दीगर मॉर्फीमों या लफ्जों के बामाना ग्रुप को तरकीब कहते हैं। इस तरह एक पूरा जुमला भी एक तरकीब है और सिर्फ दो मार्फीम का भी एक ग्रोह तरकीब कहलाता है। मतलब वह मोटा आदमी जो कल आपसे मिला था, मेरा दोस्त, इसमें मोटा आदमी, वह मोटा आदमी जो कल आपसे मिला था, मेरा दोस्त वगैरह सब तरकीबें ही हैं। इसी तरह पूरा जुमला भी एक तरकीब है, लेकिन था मेरा एक तरकीब नहीं है। आगे बात करते हैं मानियात किसे कहते हैं। लिसानियात की एक शाख जिसमें अल्फाज के माना से बहस की जाती है। मानियात में किसी जुबान के माना समझने के तरीकों का मुताला किया जाता है। मानियात किसी जुबान के फलसफियाना या लिसानी मुताला का नाम है। उसके अलावा मानियात उसलूब के किसी भी पहलू और उसके माना को एक मौजू शक्ल देने का नाम है। यहाँ पे किताब आम लिसानियात, ये अहम तसनीफ है, तो आप जहन में रख सकते हैं कि आम लिसानियात के मुसन्निफ कौन है, तो आपका जवाब हो जाएगा ज्ञानचंद जैन। तो आज के सेशन में हम सभी ने सीखा है लिसानियात किसे कहते हैं, मानियात किसे कहते हैं, सर्फियात किसे कहते हैं, सौतियात क्या है। इन तमाम चीजों को ब्रीफली हम लोगों ने समझने की कोशिश की है। इसी उम्मीद के साथ में कि सभी चीजें आपके आने वाले उर्दू के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सभी चीजें इंशाअल्लाह आपकी हेल्प करेंगे। तो आप सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपके लिए रेगुलर इस तरह की मेहनत की जा रही है तो इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सकें। इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।